स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू CI एकेडमी। और फिर से लेकर के आए हम साइंस की सीरीज, जनरल साइंस की जो चल रही है। कंटेंट तो जा रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो आपको ऐप पे देखना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया क्योंकि बस मैंने बता दिया, देखना है नहीं देखना है आपका मन। चलो तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ उतना टाइम नहीं है, ना आपके पास ना हमारे पास। चलो तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि जो ऊर्जा होता है यानी कि एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किस फॉर्म में जो है वो लीवर में और मसल्स में किस फॉर्म में स्टोर होकर के रहते हैं, यानी कि ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में एक रूप में संग्रहित होती है। तो कौन से रूप में, किस रोल में वो संग्रहित होकर रहते हैं, स्टोर होकर रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या ग्लाइकोजन? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में होके रहते हैं, ठीक है। बाकी सबका आप बताना कमेंट्स में कि ये सब कहाँ कहाँ पे स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन हो जाएगा। एनर्जी इस फॉर्म में होता है, ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है। ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच्ड, ठीक है, ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच्ड क्या है? पॉलीसेक्राइड है। अब ये बायोमोलिक्यूल्स वाले अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो आपको पॉलीसेक्राइड का मतलब पता होगा। तो ये पॉलीसेक्राइड है ना। क्या है? ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व एज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये प्राइमरी फॉर्म होता है एनर्जी का। स्टोरेज इन एनिमल्स एंड फंजाई एंड इट इज मेड एंड स्टोर्ड प्राइमरली इन द सेल्स ऑफ द लीवर एंड मसल्स। तो लीवर और मसल्स के सेल्स में प्राइमरी लेवल से जो स्टोर होता है एनर्जी, वो किस फॉर्म में होता है? तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। हिंदी में भी देख ले तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक बहुशाखादार पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड मतलब यही हुआ बहुशाखादार, जो जानवरों और कवक यानी क्या हुआ? फंजाई में ऊर्जा भंडारण के प्राथमिक रूप में कार्य करता है। और यह मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों, यकृत यानी कि लीवर हो गया, मांसपेशियों की कोशिकाओं में बनता और जमा होता है, ठीक है। मांसपेशियों का ग्लाइकोजन मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए एक स्थानीय ईंधन स्रोत है, ये आपको पता होना चाहिए। रूप में कार्य करता है विशेष रूप से उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के दौरान, मतलब कि बहुत ज्यादा जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना बहुत, तो उस टाइम पे भी वर्क करता है। चलो ये बताओ, टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो टाइफॉइड और कॉलेरा जो है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? टाइफॉइड तो मोस्टली हर किसी को होता है ना, और कॉलेरा भी। तो आपको तो ये कॉमन बीमारियां हैं, तो पता ही होना चाहिए कि किन वजहों से होता है, क्या कारण होता है इसका, है ना। ये कैसे डिजीजेज हैं, तो ये क्या इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, ये एयरबॉर्न डिजीजेज हैं, ये वाटरबॉर्न डिजीजेज है, या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है। तो टाइफाइड कॉलेरा जो होता है ना, बेसिकली वो पानी की ही वजह से होता है। ये आपको पता होगा कि आपने अगर कोई संक्रमित पानी या फिर किसी ऐसा जो मिनरल वाटर नहीं है, अगर आप ऐसे ही पानी पी रहे हो कहीं पे भी, तो आपको खतरा होता है कि ऐसे डिजीजेस हो सके। तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है, यानी कि जल जनित रोग, ठीक है। तो टाइफाइड एंड कॉलेरा आर बोथ टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस। दीज आर काउज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी एंड वाइब्रियो कॉलेरा। जब हम बैक्टीरियाज वाले डिजीजेस पढ़ते हैं ना, तो हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर डिजीजेस वगैरह ये बहुत डेप्थ में करना हो या चीजें, तो आप ऐप पे जाके देख सकते हो। मतलब बार बार मैं बोल रही हूँ, ऐप पे जाके देख सकते हो, देख लेना, इतना बार बोल रही हूँ ना, ठीक है। Which are primarily transmitted through the consumption of food or water contaminated with the feces of an infected person, and these diseases are prevalent in areas with inadequate sanitation and limited access to safe, clean and drinking water. तो वही मैं कह रही थी ना कि जहाँ अपर्याप्त स्वच्छता है, मतलब सुरक्षित नहीं है, स्वच्छ नहीं है ना, वहां पे ये चीजें होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, है ना। चलो, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? कैसा कंटेंट मैंने बनाया, मेरे को खुद ही हंसी आ रही है, आपको क्या? बताओ जल्दी।
बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक, है ना? ल्यूवेनहॉक, 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 एंटोइन वेन ल्यूवेनहॉक, इसका नाम तो बहुत कोई सुना होगा, एंटोइन वेन ल्यूवेनहॉक। ये एक डच साइंटिस्ट हुआ करते थे एंड वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बैक्टीरिया। पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब कर दिया है, एंड यूजिंग हिज सेल्फ मेड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप इन द लेट 17th सेंचुरी। इन्होंने खुद वो माइक्रोस्कोप बनाया था 17th सेंचुरी में, जो कि सिंगल लेंस था, और उससे ही इन्होंने बैक्टीरिया का ऐसे खोज करा था और बैक्टीरिया डिस्क्राइब करा था। ही रेफर्ड टू देन एज एनिमैलिकल्स, है ना? एनिमैलिकल्स, लिटिल एनिमल्स, उसको लिटिल एनिमल्स का नाम दिया गया, एनिमैलिकल्स का नाम दिया गया, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो, जिसको हम छोटे जानवर की को भी कहा जाता है, ठीक है? 17वीं शताब्दी में उन्होंने ये चीज किया था। चलो, द रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज, द रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द, तो हम ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स में हैं अभी तक में, तो उनमें इतना ज्यादा डाइवर्सिटी, यानी कि मतलब इतना अलग उनका कल्चर बोलो, उनका एडेप्टेशन बोलो, उनका हैबिटेट बोलो, तो इतना डिफरेंट क्यों होता है, इतना डाइवर्स क्यों होता है? तो क्या रीजन है, क्या रीजन है इनमें से? बेसिकली क्या होता है ना, एडेप्टेशन होता है ना? बेसिकली एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। इसकी ही वजह से, यही रीजन है लार्ज स्केल डाइवर्सिटी का, ठीक है? देखो, हिंदी में ही समझाऊं क्या? हिंदी नहीं दिया हुआ इसका, चलो मैं बोल दूंगी। तो एडेप्टेशन को कंसीडर हम करते हैं प्राइमरीली रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत बड़े पैमाने में जो अलग अलग डाइवर्स चीजें हो रही हैं डाइवर्सिटी के लिए। एंड अमंग ऑर्गेनिजम्स because it is the process through which species change their body and behavior to better suit their natural environment over many generations। तो कहने का मतलब ये है कि एडेप्टेशन क्या होता है कि हम अपने हम जहाँ पे भी हैं उस चीज़ों को हम अडेप्ट कर रहे हैं, है ना? हमारा जो बॉडी है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बॉडी हुआ, उनका बिहेवियर हुआ, वो बेटर सूट कर सके उनके वातावरण में, है ना? उस चीज के लिए हम अपने आप को भी चेंज करते, वो चीजें चेंज होती हैं। तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें बदलती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। और जो बदलाव है, और वो क्यों हो रहा है? तो वो एडेप्टेशन की वजह से हो रहा है। एडेप्टेशन मतलब यही हुआ कि जो आपके पर्सनल चेंजेस हो रहे हैं, जो आपके फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं आपके बॉडी में, जो आप पूरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सूट कर रहा है, वो चीजें आप कर रहे हो, दैट इज एडेप्टेशन, ठीक है? दिस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज ड्रिवन बाय नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, leads to the formation of new species and the vast array of life forms। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये बहुत लंबे समय का इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन मतलब हो गया कि जो बहुत लंबे टाइम से जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि कभी कोई जैसे मैं बताऊं कि कभी कोई इंग्लैंड का आदमी आया हुआ यहाँ पे, या फिर कभी कोई साउथ अफ्रीका आदमी आया, फिर वो यहीं रह गया, ठीक है? अब वो इंडिया में रह गया, फिर यहाँ की चीजों को उसने अपनाया, यहाँ वो रहना शुरू किया, तो उसकी जो जीन्स होगी, उसकी जो फीचर्स होंगे बॉडी के, वो आपको इंडिया में भी मिलेंगे, है ना? फिर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ी डाइवर्सिटी होगी, वहाँ पे भी जो बॉडी चेंजेस, थोड़े से फीचर्स, जेनेटिक्स चेंजेस, ये सारी चीजें आएंगी। तो इस तरीके से ना एडेप्टेशन की ही वजह से जो है लॉन्ग टर्म में इवोल्यूशन होता है, जेनेटिक फॉर्म में चेंजेस आती हैं, है ना? जिसको हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। ये बताओ, व्हाट इज वर्मी कल्चर? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है? एक मिनट, व्हाट हैपेंड? हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, ठीक है? तो व्हाट इज वर्मी कल्चर क्या है? ये फिर से आ गया है, तो फिर से बताओ
क्या हो जाएगा? ये द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, या द साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स, विच इज? यहाँ पे वर्म्स जो है आपका 2 बार आया है, 2 बार आया है, तो वर्म्स से रिलेटेड तो है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। वर्म्स से रिलेटेड तो है वर्मी, अब आपको बताना है कि किलिंग होगा या रेजिंग होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? कल्चर, कल्चर है ना, वर्मी कल्चर, कल्चर मतलब उस चीज का आप एक चीज को रेज कर रहे हो, कल्चर वो निभा रहे हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? हम जब किसी चीज को रेज कर रहे होते हैं तभी तो हम उसका कल्चर कर रहे हैं ना। तो वर्मी कल्चर क्या हो गया? कीड़े पालने का विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, ठीक है। चलो, वर्मी कल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग और रेजिंग अर्थवर्म्स एंड द प्राइमरी पर्पज इज टू यूज दीज वर्म्स टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज होने में, यानी उसको पूरा मिलनशील होने में भी ये मदद करता है, खत्म होने में। और सच एज फूड स्क्रैप्स, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स तो आपको पता होगा, जो किचन के जो बचे हुए सामान होते हैं, कचरा जो होता है, जो घुलनशील होता है मिट्टी में, उन चीजों की बात की जा रही है। जो फर्टिलाइजर एज अ फर्टिलाइजर बाद में हमें मिलता है, तो उसमें भी हमारा ये अर्थवर्म्स जो है वो काफी हेल्प करता है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, यानी कि स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम सबसे छोटा जीव। क्या बोल रहा है? द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऑटोनोमस की बात किया जा रहा है, मतलब वो हर अपने ग्रोथ के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, मतलब खुद ही वो कर रहा है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज, क्या हो जाएगा? वायरस की अगर बात की जाए ना, तो वो तो डिपेंडेड है होस्ट सेल पे, वो जिसके बॉडी में जो उसका होस्ट सेल होगा उस पर डिपेंडेड है। तो वायरस तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है ना हमारा, माइकोप्लाज्मा ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग और कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है। मतलब कि स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम सबसे छोटा जीव है ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को स्वायत्त विकास और प्रजनन में सबसे सक्षम सबसे छोटा मुक्त जीवित जीव माना जाता है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन, तो पहला जो ह्यूमन हार्ट जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? किसका हुआ था? कौन किया था? वो नहीं है, कहाँ पे हुआ था ये है। अमेरिका लग रहा है क्या? नहीं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज द आंसर, ठीक है। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय साउथ अफ्रीकन कार्डियक सर्जन क्रिश्चियन बार्नर्ड। किन्होंने किया है? क्रिश्चियन बार्नर्ड, ऑन December 3, 1967, ये याद रखो, एट ग्रूटशकर हॉस्पिटल इन केप टाउन, केप टाउन में हुआ है, ठीक है। और पेशेंट जो थे वो 54 इयर्स ओल्ड, उनका नाम क्या था? लुइस वशांची, ठीक है, वशांची। और उनके बारे में थोड़ी चीजें हैं, उनको हार्ट डिजीज थी, ठीक है, और वो कैसे हुई थी वो चीजें लिखी हुई हैं, बट हमें जानना वही था कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। कब हुआ है? 1967, 3 दिसंबर। फिर सर्जन कौन थे? तो क्रिश्चियन बार्नार्ड। और कहाँ पे? तो केप टाउन में हुआ है ना। पेशेंट का नाम क्या था? लुइस वशांस्की। और कितने साल के थे वो? तो 54 इयर्स ओल्ड के थे। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, तो पर मिनट कहा गया, पर मिनट, पर मिनट किडनी से एवरेज ब्लड जो फ्लो होता है वो कितना होता है बताओ? यानी कि वृक्क से औसतन प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है?
इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? ये है ना, यही आंसर हो जाएगा, 1200 सीसी। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी पर मिनट इन अ हेल्दी एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली इतना, मतलब 1100 से लेके 1200, एंड विच इज अबाउट 20 to 25% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट। तो 20 से 25% जितना भी हमारा निकलता है वो है, होता है ये। और सिंस 1200 सीसी इज इक्विवेलेंट टू 1200 ml, तो इसके बराबर ही होता है ये, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो गया था। ठीक है, ये बताओ, अ प्लांट बर्ड, एक पौधे की कली क्या होती है? एन एम्ब्रायोनिक शूट, एक भ्रूणीय प्ररोह, एन एम्ब्रायोनिक लीफ, एक भ्रूणीय पत्ती, एंड एंडोस्पर्म, एक क्या है ये, भ्रूणपोष, और अ सीड, एक बीज। ये क्वेश्चन देख के मेरे को लग रहा है नहीं, कंटेंट तो सही है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सही था, वो वाला क्वेश्चन देख के मेरे को लगा था नहीं। चलो इसका आंसर बताओ क्या है ये? ये हो जाएगा शूट, नॉट रूट, इट इज अ शूट। ठीक है, तो जो कली है वो एक एम्ब्रायोनिक शूट है, यानी कि भ्रूणीय प्ररोह है। ठीक है, typically occurs in the axil of a leaf or at the tip of a stem, and the bud may remain dormant for some time or develop immediately into a new shoot or a flower. ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि वो क्या होता है, एक घूर्णन प्ररोह होता है, बाद में वो एक नया स्टेम भी बन सकता है और एक क्या बोल सकते हैं, फ्लावर भी बन सकता है। उसमें समय भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, बस ये लिखा हुआ है। Which of the following gases is used in cigarette lighters? तो सिगरेट पीते हैं ना जो लोग, तो वो लाइटर होता है, माचिस तो बेसिकली कम ही यूज करते हैं, लाइटर्स यूज करते हैं। देखो मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा है जस्ट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, जो लाइटर में जो कौन सी गैस प्रेजेंट होती है जिस वजह से वो लाइट जो है वो जलता है, तो कौन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडोन। और अभी मुझे ये भी बताना है आपको कि एलपीजी गैसेस में कौन सी गैसेस प्रेजेंट होते हैं। भी दोनों में सेम ही हो जाए, ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन इज टिपिकली यूज्ड एज द फ्यूल इन सिगरेट लाइटर्स because it can be easily compressed and liquefied under pressure, making it suitable for portable containers like lighters. तो ये इजीली कंप्रेस कर दिया जाता है और ये एक लिक्विफाइड गैस बन जाता है और ये बर्न हो जाता है, तो इस वजह से हम ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 याद रखना है। हाँ, एक और चीज याद रखना है कि ये ओडरलेस होता है, मतलब गंधहीन होता है। ठीक है, गंधहीन होता है। ये कलरलेस भी होता है। ठीक है, कलरलेस भी होता है और हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील होता है। ये प्रॉपर्टीज हो गई ब्यूटेन की। पहला तो इसका फॉर्मूला C4H10, दूसरा की ओडरलेस होता है यानी गंधहीन होता है, फिर क्या था हमारा, कलरलेस यानी रंगहीन, फिर हाईली फ्लेमेबल, ठीक है, यानी कि ज्वलनशील। चलो, द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज, यानी कि सौर विकिरण की दृश्य सीमा क्या है? द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का विजिबल रेंज क्या होगा? विजिबल रेंज क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 400 से लेकर के 700 nm। ठीक है, यानी कि 4 से है 700 nm, एंड दिस रेंज नोन एज द विजिबल स्पेक्ट्रम इज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट। ठीक है, वेवलेंथ फ्रॉम, वेवलेंथ देख लो तो इतना, फॉल विद इन द अल्ट्रावायलेट रेंज, और किसका 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 इंफ्रारेड रेंज का भी देख लो तो वो इतना है, 740 से लेकर के 10,000 nm। ठीक है, और उसका कितना था, किसका भी हमने बात किया, विजिबल रेडिएशन का ना, सोलर रेडिएशन का
मोस्टली 400 से 700। चलो ये क्वेश्चन बताओ, प्लांट्स विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड, यानी पौधों को जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखो जेरो वाला चीज जो है वो तो मतलब नहीं इस्तेमाल होता है, मतलब सॉल्ट वगैरह के लिए। हाइड्रो वगैरह भी है, वो सॉल्ट के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, वाटर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ये मतलब कॉमन, ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन। उसके बाद सक्यूलेंट्स में नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, है ना, क्योंकि सक्यूलेंट नहीं है, मैच ही नहीं, मतलब वो इस चीज से रिलेटेड ही नहीं है। तो ये जो हेलो है ना, ये हेलो, ये बेसिकली आपको सेलाइन चीजों से रिलेट करता है, ठीक है, हेलोफाइट्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेलोफाइट। तो हेलोफाइट्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स that are specifically adapted to grow in high salinity conditions such as saline soils, coastal areas and mangrove swamps। तो बोलते हैं ना मैंग्रोव जो होते हैं फॉरेस्ट, वो सलाइन सॉल्टी लेक्स में, सॉल्टी वाटर में भी होते हैं। फिर जेरोफाइट्स देख लो तो प्लांट अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ड्राई, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा था, तो जेरो का मतलब ये होता है ना कि ड्राई एरिया में, ठीक है, ड्राई एरिया में जो होते हैं ना उनको जेरोफाइट्स हम कहते हैं। हाइड्रो वाला तो पता ही होगा, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, तो उसको हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। हेलो समझ में आ गया, सेलाइन जेरो समझ में आ गया, यानी ड्राई और डेजर्ट एरिया वाले, सूखापन जहाँ होता है ड्राई। उसके बाद हाइड्रो यानी कि एक्वेटिक, वाटरी एरिया वाले। इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, यानी पर्यावरण एक मिश्रित अवस्था है। क्या है? बायोटिक फैक्टर्स यानी जैविक कारक, फिजियोग्राफिक यानी फैक्टर्स यानी भौतिक या स्थलीकृतिक कारक, उसके बाद क्या है? अबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारक, या ऑल ऑफ दिस। तो हम बात यहाँ इन्वायरमेंट की कर रहे हैं, ठीक है, इसकी इन्वायरमेंट की कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट वातावरण होता है, इसका मतलब पर्यावरण होता है, सॉरी वातावरण एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण होता है, ठीक है। तो पूरा पर्यावरण जो हमारा है वो, उसमें क्या ये सारी चीजें हैं या फिर कुछ चुनिंदा चीजें इसमें से हैं, क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी हैं, ऑल ऑफ दिस, पर्यावरण में ये सभी चीजें हैं। द एनवायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ये आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ लिविंग और जो हमारे थिंग्स है, लिविंग एलिमेंट्स जो हैं, इसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी होंगे, एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो इसके इफेक्ट्स होंगे, जो इसका प्रभाव होगा, वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? एग्जिस्टेंस को और डेवलपमेंट को, लाइफ का जो डेवलपमेंट है, एग्जिस्टेंस है उसको, है ना। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल थ्री ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड, और ये जितना भी मेंशन था ऑप्शन में, वो सब चीजें जो है ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर का अगर बात किया जाए तो these are all the living or once living components in an ecosystem such as plants, animal, fungi and bacteria। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो पता ही है कि जो भी इकोसिस्टम में जो भी चीजें हैं ये लिविंग, वो सारी हो गई। बायोटिक फैक्टर्स में वो आ गए। ए बायोटिक फैक्टर्स में यानी अजैविक कारक में क्या आएगा? तो these are the non living physical and chemical elements including sunlight, water, air, temperature, soil and minerals। तो ये अबायोटिक फैक्टर हो जाते हैं। अबायोटिक फैक्टर मतलब ये मत समझ लेना कि नॉन लिविंग थिंग्स में जो चीजें मतलब वो सब सिर्फ आते हैं, वैसा नहीं। ये सारी चीज, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं हम। वाटर, एयर, है ना, सनलाइट, मिनरल, सॉइल्स, ये सब की बात कर रहे हैं हम। फिजियोग्राफिक फैक्टर यानी भौतिक स्थलाकृतिक कारक, यानी कि दीज रेफर टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड सरफेस सच एज altitude, slope and aspect। यानी कि जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स मतलब क्या हो गया? मतलब जो लैंड है वो भी हमारा फिजियोग्राफी में आ जाएगा। जो एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट, वो भी हमारा आ गया,
है ना, फिर स्लोप्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो भी चीजें हैं जो क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में जो आएंगे, ठीक है, जो फिजियोग्राफी चीजें हैं यानी कि भौतिक चीजें हैं। चलो ये बताओ, वाटर इज कंडक्टेड इन वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि संवहन पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, यानी कि वाटर इज कंडक्टेड इन वेस्कुलर प्लांट्स बाय, यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं ना, यानी कि संवहनी पौधे जो होते हैं उनमें जल का संवहन किसके द्वारा होता है, मतलब कौन इनमें से कौन है जो करता है। वैसे तो ये बहुत इजी सा चीज है, अगर आपने प्लांट किंगडम अगर आपने पढ़ लिया है तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो इजी सा है। जाइलम हो जाएगा ना, जाइलम टिश्यू हो जाएगा। फ्लोएम का क्या काम है, पैरेन्काइमा का क्या काम है, मेरिस्टेम का क्या काम है। फ्लोएम तो आपका फूड के लिए काम करता है, बाकी जो है वो प्लांट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ग्रोथ होते हैं, उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम टिश्यू हो जाएगा। जाइलम इज स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड इट एक्ट एज द प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम, ठीक है। फ्लोएम का मैंने बोला कि ये किसके लिए काम करता है, तो बेसिकली फूड हो गया। शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, शुगर जो है वो प्रोड्यूस होता है जब भी फोटोसिंथेसिस होता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। पैरेन्काइमा का बात करूँ तो इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा होगा अगर आपने प्लांट किंगडम के बारे में, उसके टिश्यूज के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। प्राइमरली इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फूड स्टोरेज एंड समटाइम्स फोटोसिंथेसिस, इसमें भी ये काम करता है। इसका फंक्शन क्या है, या तो ये मतलब फूड स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मेरिस्टेम जो होता है ना, ये ग्रोइंग टिश्यू मतलब ग्रोथ के लिए बेसिकली है। आर ग्रोइंग टिश्यूज विथ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ इन लेंथ एंड गर्थ, नॉट द लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ वाटर। तो मैंने बताया था ये सब डेवलपमेंट और प्लांट ग्रोथ के लिए ही बेसिकली है। तो मेरिस्टेम जो है वो लेंथ और ग्रोथ के लिए बेसिकली मेरिस्टेम को बोला जाता है, सेल्स को डिवाइड करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन ये मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसका क्या फंक्शन है, वो आपसे पूछ सकता है। तो ये आप देख लेना, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, मेरिस्टेम्स, है ना, एपिकल मेरिस्टेम, ये सारा आप देख लेना फ्लोएम, जाइलम के बारे में। ऐसे तो अभी मैंने बता दिया, बट और चीजें भी हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स रिसीव्स स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, यानी कि पौधों के कौन से घटक पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त करते हैं, है ना। मतलब कि विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स या रूट्स। ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए वेट करी थी थोड़ा ज्यादा। क्या हो जाएगा, लीव्स, ठीक है, पत्तियां। लास्ट ये हमारा हिंदी में ही देखो, पत्तियां प्राथमिक अंग है, ठीक है। पत्तियां जो है प्राथमिक अंग है जो प्रकाश संकेतों और दिन की लंबाई, है ना, यानी कि फोटो पीरियोडिज्म का पता लगाती है, पता लगाती है, मतलब दे डिटेक्ट, ओके। एंड जिससे पौधों में फूल खिलते हैं। उपयुक्त प्रकाश और अंधेरे की अवधि के जवाब में जो फ्लोरिजन होता है नामक का एक विशिष्ट काल्पनिक हार्मोन पत्तियों में उत्पन्न होता है,
फिर इस हार्मोन को, कौन सा हार्मोन का नाम याद कर लो, हार्मोन क्या है, क्या है, फ्लोरिजन है ना, फ्लोरिजन है वो हार्मोन का नाम है, जो किसमें, लीव्स में होता है, मतलब पत्तियों में उत्पन्न होता है। फिर इस हार्मोन को शूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम मैंने अभी बोला था कि पढ़ लेना, एपिकल मेरिस्टेम तक ले जाया जाता है, जहां यह फूलों के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि इन्फ्लुएंस करता है, ज़्यादा सपोर्टिंग है ना। तो कौन सा हार्मोन है, फ्लोरिजन। और कहाँ पे ये मोस्टली हो रहा है, तो ये लीव्स में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लीव्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्लास आज का यहीं पे एंड होता है, मतलब स्लाइड खत्म हो गई ना, तो एंड हो गया। तो फिर हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है, हमने इजी मॉडरेट देख लिया है, अब टाइम है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, कुछ न्यूमेरिकल्स आए, फिजिक्स पे और हाँ, होपफुली मेरा खांसी भी ठीक हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।